आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के डॉक्टरों ने हाल ही में एक पब्लिक अवेयरनेस सेशन का आयोजन किया, जिसमें लोगों को यह समझाया गया कि लगातार रहने वाले सिरदर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ मामलों में यह ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। इस सत्र का उद्देश्य सिरदर्द से जुड़े आम मिथकों को दूर करना और यह संदेश देना था कि अगर लक्षण असामान्य हों, लंबे समय तक बने रहें या धीरे धीरे बढ़ते जाएं, तो समय पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। इस अवसर पर मौजूद आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के न्यूरोसर्जरी एंड साइबरनाइफ विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर आदित्य गुप्ता ने बताया कि सिरदर्द एक बहुत आम समस्या है और अक्सर यह स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, आंखों पर जोर, साइनस या माइग्रेन के कारण होता है। लेकिन कुछ तरह के सिरदर्द चिंता का कारण बन सकते हैं, जैसे कि ऐसा सिरदर्द जो दवाओं से ठीक न हो, सुबह के समय ज्यादा तेज हो, समय के साथ बढ़ता जाए या इसके साथ उल्टी, धुंधला दिखना, दौरे पड़ना, हाथ पैरों में कमजोरी, संतुलन बिगड़ना या बोलने और व्यवहार में बदलाव जैसे लक्षण दिखें। ऐसे मामलों में ब्रेन ट्यूमर सहित किसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या की आशंका हो सकती है। अवेयरनेस सेशन के अंत में डॉक्टरों ने लोगों से अपील की कि वे अपने शरीर के संकेतों को गंभीरता से लें, लंबे समय तक रहने वाले लक्षणों में सेल्फ मेडिकेशन से बचें और सिरदर्द अगर लगातार या असामान्य हो जाए तो विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम ने कम्युनिटी एजुकेशन, अर्ली डायग्नोसिस और एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर न्यूरोलॉजिकल केयर और मरीजों के बेहतर नतीजों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। न्यूरोसाइंसेज एक ऐसा इंटरेस्टिंग फील्ड है जहां हम किसी की लाइफ को एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं जो खराब बीमारियों से ग्रस्त हैं और हमारे पास जो टीम और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे हम कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि कई हमारे पास आते हैं बाकी हॉस्पिटल से, जिनको कोई आशा नहीं होती कि अब इनका जीवन बचाया जा सकता है, तो उनको हम अपने टीम वर्क, स्किल, एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उनको वापस अच्छी कंडीशन में पहुंचा पाते हैं। थोड़ा सा यहाँ मैं न्यूरोसाइंसेस के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये कैसे बाकी ब्रांचेस से बहुत अलग है। तो देखिए, अल्टीमेटली ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है और बॉडी का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। और ब्रेन की बीमारियों में पिछले 30-40 साल में बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं, जिसने एक जो पहले हमारा नकारात्मक रवैया होता था ब्रेन की बीमारी के लिए, जैसे आपने सुना होगा 20 साल पहले कहा जाता था अरे यार ये न्यूरो की बीमारी है, फिर तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो नकारात्मक रवैया था खासकर स्ट्रोक जैसी बीमारियों के बारे में, वो अब बिल्कुल बदल चुका है। तो पिछले 20-30 साल में ऐसे क्या क्या चीजें हुई हैं जिसके कारण हम इस पड़ाव पे पहुंचे हैं कि अगर हमारे पास 100 पेशेंट आते हैं तो लगभग 90 हमारे पास से ठीक हो के जाते हैं। पानी का रास्ता होता है दिमाग के अंदर, तो अंदर की जो व्यवस्था है ब्रेन की और अंदर का जो उसका स्ट्रक्चर है, जो निर्माण है, उसको हम देख नहीं सकते। अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है तो जो फिजिशियन है वो हाथ लगा के देख लेता है कि भाई आपके लिवर पर सूजन है या नहीं है। अगर आंतों की दिक्कत है तो वो हाथ लगा के देख लेता है कि हाँ जी ये सूजन यहाँ पे लग रही है, दर्द है, कोई गांठ तो नहीं है, कोई और तकलीफ तो नहीं है। अगर फेफड़े की दिक्कत है तो फिजिशियन स्टेथोस्कोप लगा के सुन लेता है कि भाई लंग्स में दोनों तरफ हवा ठीक से जा रही है नहीं जा रही है। अगर दिल की बीमारी होती है तो उस पे हार्ट में इको करके या ऊपर स्टेथोस्कोप लगा के सुन लेते हैं कि भी हार्ट के वॉल्व सही रूप से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बट ब्रेन की बीमारी में ये हमें एक्सेस मौजूद हमारे पास नहीं है। तो जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, पहला पॉइंट कि इमेजिंग एक ऐसी चीज है जिसने ब्रेन की बीमारियों की डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट को बहुत ही रेवोल्यूशनाइज कर दिया। अब अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मैं 1990 में एम्स में था तो वहां पे उसके 2-3 साल पहले ही एक सीटी स्कैन, जो पूरी कंट्री का सेकंड सीटी स्कैन था, एम्स में लगा था।
तो मुझे अभी भी याद है कि जब कोई पेशेंट आता था जिसको सिर में चोट लगी थी, हमें 50 मिनट लगते थे एक सीटी स्कैन करने में, और सीटी स्कैन करने के बाद पेशेंट इमरजेंसी में चले जाता था, 20 मिनट लगते थे हमें फिल्म मिलने में। उसके बाद अगर हम बात करें 1990s की, 1995 के आसपास में एमआरआई आने लगा। पहला जो एमआरआई होता था उसमें पेशेंट 1.5 घंटा मशीन के अंदर रहता था। तो अब आप देखें कि सोनीपत में आज की डेट में डेफिनेटली एक से ज्यादा एमआरआई स्कैन अवेलेबल हैं, ये आप भी जानते हैं, और सीटी स्कैन की तो मैं गिनती नहीं कर रहा। हर प्राइवेट सेंटर में, हर गवर्नमेंट सेंटर में, ट्रॉमा सेंटर में सीटी स्कैन मौजूद है, और मेरा अंदाजा है कम से कम सोनीपत में 5 एमआरआई के सेंटर होंगे। तो इमेजिंग एक ऐसी चीज है जिसने हमें ब्रेन की वो बीमारियां जिसका हम और किसी तरह से डायग्नोसिस नहीं बना पाते थे, उसकी हम डायग्नोसिस बना पाए। उसके अलावा जो दूसरी चीज हुई है कि ब्रेन की कुछ बीमारियों में बहुत आगे रिसर्च हुई, उनके बारे में पता लगाया गया, और कुछ ऐसी बीमारियां जिनको हम लाइलाज मानते थे, आज उनका इलाज मौजूद। इसमें मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। पहली एक बीमारी आप जानते हैं, बहुत कॉमन है, जिसको मिर्गी का रोग कहते हैं, एपिलेप्सी। अब पहले धारणा क्या थी कि इसमें जो पेशेंट है उसमें भूत आ गया है, खराब आत्मा आ गई है, इसके कारण ये सब हो रहा है। और क्या प्रचलन था कि उसको कोई जूता सुंघा रहा है, कोई उसको ओझा के पास लेके जा रहा है कि भाई आपका जो खराब आत्मा चली गई है उसको निकालना पड़ेगा। बट जो मेडिकल साइंस है वो जानती है कि एपिलेप्सी दिमाग में अधिक बिजली उत्पन्न होने की बीमारी है, और उसका एक पर्टिकुलर रीजन भी है। उसके कई तरह तरह की एपिलेप्सी भी होती है, हर तरह की एपिलेप्सी एक समान नहीं है। एक एपिलेप्सी होती है जिसमें हाथ और पांव झटकता है, जिसको हम सब जानते हैं भी ये इसको मिर्गी का दौरा हो रहा है। बट आपको शायद मालूम नहीं होगा कि कुछ ऐसे मिर्गी के दौरे भी होते हैं जो अगर आप देखें आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इस पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ा है। एक कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर होता है जिसमें अगर मैं आपको बताऊं कि पेशेंट के सिर्फ लिप्स थोड़े हिलेंगे 1-2 सेकंड के लिए, 2-5 सेकंड के लिए, एक हाथ ऐसा हल्का सा हिलेगा और 20 सेकंड में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे पेशेंट के सामने उसके साथ में जो है वो पूछते हैं भाई तेरे को क्या हो गया था 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए, तू कहां चला गया? वो कहता है मेरे को तो पता नहीं, मैं तो ठीक हूं। तो इस तरह की मिर्गी भी होती है। अब मिर्गी एक ऐसा रोग है जिसका आमतौर पे दवाई से बहुत बढ़िया इलाज मौजूद है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कई लोग अभी भी मिर्गी को मानसिक रोग मान के ये दवाइयां नहीं चलाते। और दूसरी प्रॉब्लम है कि जो दवाई चलाते हैं, दवाई चलाने के बाद 3-6 महीने मिर्गी कंट्रोल में आ गई, फिर वो दवाई बंद कर देते हैं। कहते जी ये क्या मतलब है कि दवाई हमें लगातार खानी पड़ेगी? भाई अब जैसे आप ब्लड प्रेशर की दवाई लगातार खाते हैं, आप ये तो नहीं कहते जी मैंने 10 दिन खा के बंद कर दिया, मेरा बीपी नॉर्मल होना चाहिए। आपको पता है वापस आपका बीपी हाई हो जाएगा। इसी तरह मिर्गी की दवाई लगातार चलने वाली दवाई। अब मिर्गी के 100 में से 10 पेशेंट ऐसे हम देखते हैं जिनका 3 दवाई लेने के बाद भी मिर्गी से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। उसके लिए हमारे पास स्पेशल टेक्निक है जिसको कहते हैं वीडियो ईजी, और खास तरह का एमआरआई, सिर्फ ब्रेन का नॉर्मल वाला एमआरआई नहीं, एपिलेप्सी प्रोटोकॉल एमआरआई, जिनमें हम कुछ बारीकियों से ब्रेन के कुछ पार्ट्स को देखते हैं, उसमें हमें नुक्स मिलता है तो हम कुछ तरह के ऑपरेशन करते हैं, उस नुक्स वाले भाग को हम निकाल देते हैं और पेशेंट एपिलेप्सी से मुक्त हो जाता है। तो ये एक ऐसा इलाज है जिसके बारे में आज भी लोगों को मालूम नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पार्किंसन डिजीज, जिसमें आपने देखा होगा कि 60 वर्ष की आयु में या 70 वर्ष की आयु में लोग थोड़ा झुक जाते हैं, उनका हाथ हिलता है और छोटे छोटे कदम लेके चलते हैं। तो ये आमतौर पे पार्किंसन डिजीज की निशानी होती है। और पार्किंसन डिजीज कोई रेयर बीमारी नहीं है। हमारी देश की आपको आबादी मालूम है, हमारे देश के 1% लोगों को पार्किंसन डिजीज है। तो अब आप सोचिए कितने करोड़ लोगों को पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में दवाइयों का अगेन बहुत अच्छा रोल है, बट एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें पेशेंट को दवाई हर 2-2 घंटे में खानी पड़ती है क्योंकि उसका असर खत्म हो जाता है। तो उस स्टेज में हम एक खास तरह का ऑपरेशन करते हैं जिसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं।
आम भाषा में इसको कहा जाता है ब्रेन के पेसमेकर वाला ऑपरेशन। जैसे आपने हार्ट के पेसमेकर का सुना होगा, हार्ट की गति खराब हो जाती है तो उसमें 2 तारें हार्ट में जाती हैं और यहाँ पे पेसमेकर लगा रहता है कंधे की हड्डी के नीचे। तो सेम टेक्निक है जिसमें हम ब्रेन के एक खास भाग में दोनों तरफ एक एक वायर डालते हैं और स्किन के नीचे नीचे वायर आके यहाँ पेसमेकर से जुड़ जाती है। तो इससे सेम पेशेंट जिसको दवाई 2-2 घंटे में लेनी पड़ती थी और उसका ऐसे होता था कि मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी, आप उसमें सिर्फ 5 ml पेट्रोल डालेंगे तो आपको मालूम है क्या होने वाला है, यहां से चल के 10 कदम में गाड़ी रुक जाएगी, फिर आप 5 ml पेट्रोल डालोगे फिर 10 कदम पे रुक जाएगी। तो इस तरह का जब हाल होता है पार्किंसन के पेशेंट्स का, उनका इलाज डीबीएस या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये अगेन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका हमारी कंट्री में बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अब लास्ट मैं बोलूंगा जो हमारा मेन टाइटल था आज की यहां मिलने का, वो ये है कि सिर में दर्द जो है आप देखेंगे बढ़ता जा रहा है। पहले हम कहते थे कि अगर 100 लोग सड़क पे चल रहे हैं डेफिनेटली उनमें से 5 को सिर में दर्द होता होगा। अगर आप मेरे से आज अनुमान पूछेंगे तो अगर आपको 100 लोग दिखाई दे रहे हैं डेफिनेटली उनमें से 20 को सिर में दर्द या तो रहा है या बीच बीच में रहता है। अब इसके कई कारण हैं। एक कारण है कि जो पोल्यूशन बढ़ रही है, दूसरा कारण है हमारी आईज ड्राई हैं क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तीसरा कारण है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण हम आंख को बहुत फोकस करके बिना ब्लिंक करे एक ही चीज पे ध्यान दे रहे हैं मिनटों तक, जो कि हमारी आंख का ब्लिंक रेट हर मिनट में 25 बार होना चाहिए। अब हम 1 मिनट में सिर्फ 5 बार अपनी पलक को झपक रहे हैं। और फाइनल रीजन है कि जो स्ट्रेस बढ़ रहा है पूरे एनवायरनमेंट में, जो तनाव बढ़ रहा है, लोगों की जो स्लीप की क्वालिटी पुअर है, ये सबसे कॉमन आम कारण है सिर में दर्द होने के। बट इन सब में छुपा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो कि नजरअंदाज किया जाता है और हमारे पास ओपीडी में रोज पेशेंट आते हैं